हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे मेनली डिस्कवरी ऑफ एटम्स, डिस्कवरी ऑफ सब पार्टिकल्स के। ठीक है, एटम्स के अंदर भी सब पार्टिकल्स होते हैं। मेनली मैं कहूँ तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, सिंपली। अब देखिए, इसको समझने से पहले जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा कि मैटर होता है और उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, डेल्टन एटॉमिक की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एटम, यानी कि एक कंपाउंड है जो मैटर है। सपोज एक मैटर है, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम। ऐसा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा, बट वो जो है वो रॉन्ग हो गई। मतलब वो थ्योरी 100 ईयर्स या 90 ईयर्स तक वर्क की। डेल्टन्स की इस थ्योरी ने 90-80 साल तक वहाँ पर काम किया, टिकी रही। मतलब एक कह सकते हैं कि उसके बेसिस पे ही जो भी आगे काम हो रहा था, तो 80-90 साल तक तो उससे हुआ। उन्होंने यही कहा कि एक मैटर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो एटम होती है। अब आगे आगे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई तो एटम्स के अंदर भी क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया। तो वहाँ पे क्या पाया कि एटम्स के अंदर भी उसके सब पार्टिकल्स होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले कि कैसे डिस्कवरी हुई। तो मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो मेनली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, इसका जो मतलब कि कह सकते हैं कि इसको डोमिनेट करते हैं जे थॉमसन को। मेनली देखिए जे थॉमसन को, ठीक है, मेनली हम जे थॉमसन को डोमिनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए। बट देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है ना, वो जे थॉमसन से पहले भी उसमें एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट का नाम था माइकल फेराडे। जे थॉमसन से पहले माइकल फेराडे भी इस एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे, बट जो ओवरऑल जो भी डोमिनेट किया गया वो जे थॉमसन को ही इसका डिस्कवरी का इन्हें श्रेय दिया गया। बट इसमें माइकल फेराडे का भी बहुत बड़ा नाम है। मेनली देखिए, इसको हम डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की हुई तो हुई कैसे। यहाँ पर एक कैथोड रे होता है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ आपको कैसे हम इसकी डिस्कवरी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने क्या किया कि इनके पहले, चाहे हम माइकल फराडे की बात करें चाहे जे थॉमसन की बात करें, ये इसी के ऊपर वर्क कर रहे थे। इस तरह की देखिए, इस तरीके की एक ट्यूब होती है, सिंपली है, और इस तरीके से होती है पैक। सिंपली आप समझना, ठीक है। यहां पर होता है वैक्यूम को हटाने के लिए। मतलब कि देखिए, अभी मैं आगे बता देता हूं आपको। यहां से हम क्या कहते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करते हैं एयर को सक करके। यहाँ पर होता है हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर होता है। ठीक है, इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब होती है वैक्यूम की, वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे के लिए, इस तरीके से। अब क्या होता है कि इधर से भी और इधर से भी इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या दे देता है, वोल्टेज मिलता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैथोड, और इसको हम कहते हैं एनोड। देखना आप, सिंपल समझा दूंगा मैं आपको पूरी वर्किंग। ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इस तरीके से हमारा इतना क्या हो जा नहीं रहता ना, इतना ही रहता है, इतना ही रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बनता है। किसका बनता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में डिस्चार्ज ट्यूब का। तो मेनली पहले क्या किया गया कि एक्सपेरिमेंट, माइकल फराडे जो थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। अब इसका करने का एक फायदा हुआ, इसका करने का ये फायदा हुआ कि ये तो पता चल गया कि कोई एक पार्टिकल जो है, यहाँ पर बस एक या दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस क्या होती है कि जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसका प्रेशर जो है बहुत लेस होना चाहिए, और दूसरा वोल्टेज हाई होना चाहिए, तभी हम इस एक्सपेरिमेंट को अचीव कर पाएंगे। ये कंडीशंस कुछ हैं, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत ही कम प्रेशर रखना पड़ेगा और जो वोल्टेज है यहाँ से हाई देना पड़ेगा, तो इसको हम अचीव कर पाएंगे। तो जैसे हमने वोल्टेज हाई दिया, तो कैथोड की तरफ से
कोई सा एक पार्टिकल जो है वो मूव करने लगा, ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो मूव करने लगा, बट वो पार्टिकल हमें दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, मूव तो कर रहा है बट वो दिखाई नहीं दे रहा है। अकॉर्डिंग टू किसके, यहां पर जब माइकल फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जब जे थॉमसन ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर जब हम प्रेशर को कम कर रहे हैं और वोल्टेज हाई रख रहे हैं तो एक चीज़ जो है वो यहाँ से इधर की ओर फ्लो हो रही है, बट वो हमें दिख नहीं रही है। देखिए और कैसे, बट वो हमें दिख नहीं रही है। अब वो दिखती नहीं है तो ये क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारा एनोड होता है ना, इसमें क्या करते हैं कि इस तरीके से होल कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक मटेरियल लगा देते हैं, एक मटेरियल लगा देते हैं जो कि फ्लोरोसेंस होता है, फ्लोरोसेंस, ठीक है, फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरोसेंस, ठीक है, ऐसा मटेरियल यहाँ पे क्या किया कि लगा दिया। अब क्या होगा कि जब यहाँ से हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब फ्लो होगा तो यहाँ पे से होल से निकलेगा, तो जब इसमें स्ट्राइक करेगा तो ये एक लाइट की तरह यहाँ पर, मतलब कि ये जो है ये ब्राइट चमकने लगेगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये थोड़ा चमकने लगेगा। तो हमने इस चीज़ से यहाँ पे क्या समझा कि जब हम यहाँ पर हाई वोल्टेज देते हैं तो एक ऐसा कोई ना कोई पार्टिकल है जो कि कैथोड से निकलता है, एनोड की ओर जाता है। तो जब हम इसमें होल कर देते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्लोरेसेंट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो है तो एक लाइट देता है। लाइट देना मतलब क्या होता है, चमकना। सिंपली जैसे कि सिल्वर पेपर को आप लाइट मारते हैं तो चमकता है ना, सिंपली उस तरीके से क्या होता है कि चमकता है। तो यही एक्सपेरिमेंट किसने किया, जे थॉमसन ने। अब ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये जो है इन्होंने कुछ यहाँ पर क्या दिए कि प्रॉपर्टीज दी। देखिए, दीज रेज आर themselves not visible but their behavior of passing through hole of anode। मैंने क्या कहा था कि एनोड पे होल्स हो गए, एनोड पे होल्स कर दिए थे, तो वहां से क्या हो रहा था कि पार्टिकल्स पास हो रहे थे और जिंक सल्फाइड की लेयर पे एक ब्राइट स्पॉट दे रहे थे। तो वही दीज रेज आर देमसेल्फ नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर ऑफ पासिंग थ्रू द होल ऑफ एनोड एंड गिविंग ए ब्राइट स्पॉट। ठीक है, ब्राइट स्पॉट दिया, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ ट्रेवल हो रहा है। पहले कहने का मतलब यही था। सेकंड क्या है, देखिए, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, ये क्या हुई, दो प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज की। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा ये कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगी कि मैंने बताया आपको कि जब वो कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या होंगी, फ्लो करेंगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, अभी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, बट एक कंडीशन है कि वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा कि ट्रेवल होगी। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा,
इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, क्योंकि थॉमसन ने यहाँ पर मास रेशो निकालने के लिए, E/m निकालने के लिए वहाँ पे क्या किया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखा था, जिसके कारण कैथोड रेज में डिफ्लेक्शंस आ रहे थे, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। बट यहाँ पर ये कंडीशंस है कि ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये कितने हुए हमारे? 3 हुए। अब हम बात करते हैं फोर्थ की ना। देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फोर्थ क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या है कैथोड, यहाँ पर एनोड, इस तरीके से वैक्यूम बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ क्या कंडीशन दी गई कि कंडीशन नहीं दी गई, ऐसा बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किया गया कि जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, किसी भी मटेरियल के बने हुए, ठीक है, और चाहे हम इसके अंदर कोई सी भी गैस को यूज कर लें, बस उसका प्रेशर लो होना चाहिए। कोई सी भी गैस यूज कर लो, कोई सा भी यहाँ पर मटेरियल यूज कर लो, चाहे आप लोहा यूज कर लो, कॉपर यूज कर लो, कोई सा भी मटेरियल यूज कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें फर्क नहीं पड़ेगा? कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया और इससे फाइंड किया गया कि कैरेक्टरिस्टिक जो है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे आर not depend on the nature of gas or material। कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप कोई सी भी गैस यूज कर लें, कोई सा भी मटेरियल यूज कर लें, यही इस पॉइंट में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके आखिरी पॉइंट की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5th पॉइंट क्या दिया गया है, इन दी presence of electric and magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from the negatively charged particle, suggesting that the cathode rays are consist of negatively charged particle called इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट जो है बहुत बड़ा है, इसको सिंपली मैं समझाता हूँ कि एक पॉइंट कहना क्या चाहिए। कहना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में क्या बताया था कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। कब मूव करेंगे? जब उसको यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। अब सिंपली में यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही, तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हम कैथोड रेस का बिहेवियर देखेंगे, अगर हम एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो कैथोड रेस का जो बिहेवियर होगा वो जाएगी, डिफ्लेक्ट तो होगी, बट उसका बिहेवियर सिमिलर होगा जैसे कि हमने बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वहां पर क्या देखा था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल देखा था। ठीक है, जैसे कि मैं वही सिंपली बताना चाह रहा हूं कि मैंने जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो जो बिहेवियर हमारा शो कर रहा था यहाँ पर कैथोड रे नेगेटिव चार्ज की तरह, ठीक उसी तरीके से बिहेव करेगा जब हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इससे सिंपली हम ये समझ सकते हैं, इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही जो कैथोड रेज या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसको हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं सिंपली। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। किसने? जे थॉमसन ने। ठीक है, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल उसी की तरह था, सेम था। देखिए कैसे, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि E/m रेशो, ठीक है, E/m रेशो किसने? जो जे थॉमसन ने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से निकाला। कैसे निकाला मैं आपको बता दूं। देखिए इन्होंने क्या किया कि सिंपली जैसे पिछली बार हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक उसी तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब ली, बस इन्होंने देखिए क्या डिफरेंस किया कि इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके बाद इन्होंने
यहाँ पर देखते जाना आप, ये यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा एनोड में हमने क्या किया था कि उसमें बीच में से होल किया था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में भी उनने क्या किया कि ये जो एनोड है, ये एनोड है, ठीक है, आप इसको समझ, ये एनोड है, इस पे उनने क्या किया कि होल किया, और ये क्या है हमारा फ्लोरेसेंस है, ठीक है, फ्लोरेसेंट है। तो यहाँ इससे इसमें क्या मिलता है हमें, ब्राइट स्पॉट मिलता है, ठीक है। जब ब्राइट स्पॉट मिलता है, ठीक उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दोहराया। कैसे दोहराया, देखिए ये क्या है हमारा, आपको पता है कैथोड है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। अब हम यहाँ पे भी क्या करते हैं कि वैक्यूम है, ये पूरा वैक्यूम है, आप समझना। यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं क्या, वोल्टेज, ठीक। हमने क्या क्या अप्लाई किया, वोल्टेज। अब जब इसमें करंट पास होगा, सॉरी यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ पर वोल्टेज जाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या मूव करने लगेगा, इसकी और इसके पार्टिकल्स मूव करने लगे, और यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर जब स्ट्राइक करेंगे तो ब्राइट स्पॉट देंगे। अब इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर प्लस और माइनस, यानी कि इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। और दूसरी चीज क्या किया कि यहीं पे गोल इस तरीके से, अब गोल हो कैसा हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके से उन्होंने क्या लगाया कि ट्यूब के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मैग्नेटिक और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक। अब मैंने क्या बताया था, जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो जो हमारे यहाँ पर पार्टिकल्स मूव कर रहे थे वो अपने रास्ते से क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। इस तरीके का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अभी डिफ्लेक्शन होने के भी 2-3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारे यहाँ से निकले थे क्या, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इसकी जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अगर ये जो यहाँ से पार्टिकल चले, अभी पार्टिकल बहुत ज्यादा अगर लाइट भी होंगे तो भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। पहला क्या है कि अगर बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, लाइट वेट होंगे तो भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तीसरी चीज, अगर हम यहाँ का वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई कर दे तो भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो ये 3 कंडीशन है यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने की। अगर वोल्टेज ज़्यादा हाई करेंगे डिफ्लेक्शन होगा, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन होगा, और अगर ये लाइट इन वेट है, मतलब कि जो यहाँ से चले हुए हैं ये लाइट इन वेट हैं, तो भी उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। 3 कंडीशन से ज़्यादा डिफ्लेक्शन होने की किसके, जे थॉम्सन के मॉडल पे। और यहाँ पे जो E/m आपको दिख रहा है, E/m की जो वैल्यू होती है 1.7588820 इंटू 10⁻11 ग्राम kg इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है सिंपली। ये हमारे क्या है कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं क्या, चार्ज बाय मास रेशो को। अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए थर्ड, इसी के अंदर थोड़ा सा इसके बाद का एक सिंपल सा टॉपिक है आपकी बुक में, सिंपल सा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इसी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं इसी चीज़ से। कैसे, देखिए सिंपली जो मास हमें दिया हुआ है, मतलब चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज हमारा कितना है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइड में क्या आ जाएगा E/m की वैल्यू, ठीक है। E/m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.7588820 इंटू 10⁻11 C kg इनवर्स। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, kg ऊपर चला जाएगा, मतलब कि यूनिट इसकी kg में बचेगी, मतलब कि हमारा मास सही निकलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सही निकलेगा। अब इसकी वैल्यू होती सिंपली, आपको पता होनी चाहिए 1.9 इंटू 10⁻31 kg। ये देखिए आपको कुछ वैल्यूज तो याद होनी चाहिए। सबसे पहला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9 इंटू 10⁻31 kg, दूसरा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर ये प्लस में हो जाता है तो प्रोटॉन के लिए। चार्ज दोनों सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया पूरा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कितना चार्ज होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मास होता है उसका। अब हम इसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सिंपली देखिए क्या है,
अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। अभी मैंने बताया 1.6, इसका प्लस का होगा इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम इसकी मास की बात करें तो होता है 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये क्या है, प्रोटॉन का मास, सॉरी चार्ज, और ये प्रोटॉन का क्या है, सिंपली मास। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सिंपली अब सभी लोग उसमें लगे हुए थे, किसमें वर्किंग कर रहे थे, कैथोड रेस के ऊपर वर्क कर रहे थे। कोई मटेरियल को चेंज कर रहा था, कोई कैथोड रेस के अंदर प्रेशर बढ़ा रहा था, कोई टेम्परेचर, हर चीज पे लगे हुए थे। तो सिंपली गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने जब क्या किया कि उन्होंने सिंपली कैथोड रेज और एनोड रेज, यानी कि जो कैथोड था नेगेटिव चार्ज और हमारा एनोड था पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब बनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि हमने देखिए पिछले की 2 एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, उन्होंने यहां से होल करा था और यहां पर फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाई थी इस तरीके से, है ना। अब इन्होंने क्या किया कि इधर साइड कर दिया, मतलब कि इन्होंने कैथोड के ऊपर कर दिया, कैथोड यानी कि नेगेटिव, और इसको उन्होंने इस तरीके से ही रखा। अब जब उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि अब जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स इधर की ओर मूव हो रहे हैं। उन्होंने सिंपली ये देखा कि पार्टिकल्स इधर की ओर मूव हो रहे हैं, और वहां पर क्या हुआ कि फ्लोरेसेंस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा कि जब ये वाला काम हुआ है, मतलब यहां पर होल किया, यहां पर होल किया और इस तरीके से यहां पर फ्लोरेसेंस की स्क्रीन लगाएं नहीं लगाएं उससे नहीं मतलब है। जब हमने यहां होल किया, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर एक कंडीशन क्या है कि प्रेशर को हाई रखना है। वहां पे कंडीशन थी प्रेशर को लो करना था। ये जो मेथड है पूरी तरीके से रिवर्स हो गई, यहां पे प्रेशर को भी थोड़ा सा हाई रखा। तो ये क्या हुआ कि जब यहाँ प्रेशर को हाई रखा तो हमने क्या देखा कि एक विजिबल लाइट, विजिबल, अब यहाँ पर ये जो लाइट यहाँ से यहाँ तक की, और मतलब यहाँ के पार्टिकल्स जो फ्लो हो रहे थे वो हमें दिख भी रहे थे। तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई कि ये हमें पार्टिकल दिख भी रहे थे, यहाँ से यहाँ की ओर मूव भी हो रहे थे। तो ऐसे हमारा क्या हुआ कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इसका नाम देखिए, जरूरी नहीं कि इसको प्रोटॉन ही नाम दे, उसको कुछ भी नाम उस समय दे सकते हैं, लेकिन उस समय जब इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया तो उन्होंने उसी से रिलेटेड प्रोटॉन नाम दे दिया। उसका नाम कुछ और भी दे सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं। तो उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया क्योंकि वो सेम लगे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि फाइनली जब न्यूट्रॉन को किसने यहाँ पर डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया। चैडविक ने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारी थिन शीट होती है बेरिलियम की, उसमें अल्फा पार्टिकल्स को बहुत ही तेजी से स्ट्राइक करवाया। तो वहाँ पे एक बहुत ही पेनिट्रेटिंग सा वहाँ पे हमें रेज मिली, और उसको हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। सिंपली इसके एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं जाना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यूट्रॉन को चैडविक ने क्या किया कि यहाँ पे इन्वेंट किया। अब इन्होंने इन्वेंट कैसे किया, देखिए इसके भी कुछ एक्सपेरिमेंट है। इसको एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले न्यूट्रॉन के एक्सपेरिमेंट्स को समझ, देखिए चैडविक वाला एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगा, ये जो है इसका यहाँ पर इवोल्यूशन कैसे हुआ, सोचा कैसे किसी ने। ठीक है, तो उससे पहले मैं प्रोटॉन का आपको बताना चाहूंगा। तो प्रोटॉन में देखिए वहां पर आप क्या देख रहे थे कैथोड में, कि यहाँ का जो नेगेटिव यानी कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां से निकल के इधर की ओर मूव कर रहा था। ठीक है, बट इस केस में क्या होता है, प्रोटॉन के केस में क्या होता है कि जो हमारे गोल्डस्टीन थे उनने किया तो सारी चीजें, लेकिन वहां पे ये देखा गया कि जो हमारा एनोड है उसके कोई भी पार्टिकल्स जो हैं, एनोड के कोई भी पार्टिकल यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर रहे थे। इलेक्ट्रोड के कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एयर थी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर कर दिया, मतलब प्रेशर बढ़ा दिया था, तो जो यहाँ पर एयर थी तो एयर की ही आयंस का पावर यूज कर रहे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको कहते हैं, एयर्स की आयोनाइजेशन एनर्जी को यहाँ पर यूज कर रहे थे और एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि यहाँ पर अगर आपने एयर को चेंज किया, एयर की प्रेशर को चेंज किया, या फिर आपने एयर में कुछ भी छेड़खानी की,
अगर आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन लेंगे तो कुछ और वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर इसका खेल नहीं होता है, जो यहाँ पे एयर होती है उसका खेल होता है। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। यहाँ पर जो है एयर के ऊपर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है, पार्टिकल्स की मूवमेंट। बट जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा, वहाँ पर मटेरियल और एयर के ऊपर कोई भी क्या कर रहे थे कि डिपेंड नहीं थे, वो सिंपली अपना काम कर रहे थे कि हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है। बट यहाँ पर एयर के हिसाब से चलेंगे, एयर कौन सी है कैसी है उसके हिसाब। अब मैं बात कर लेता हूँ न्यूट्रॉन की। तो देखिए जो जे थॉमसन ने जिनने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उसके बाद गोल्डस्टीन ने क्या किया कि मेनली किसकी डिस्कवरी करी, यहाँ पर प्रोटॉन की। अब उन्होंने क्या किया कि जे थॉमसन तब भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स में लगे हुए थे, बहुत एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने फाइंड तो नहीं किया, उन्होंने पहले ही क्या कह दिया था कि एक और ऐसा पार्टिकल्स है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी है। उन्होंने ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और एलिमेंट है, क्योंकि जब वो रिसर्च कर रहे थे तो जब इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर रहे थे तो जो एटम का जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि ऑक्सीजन, ठीक, एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो जब ये फाइंड कर रहे थे ना सारी चीज़ें, तो ऑक्सीजन को ना एटॉमिक मास तो पता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरीज के, जब वो इसके अकॉर्डिंग जा रहे थे, थ्योरीज के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर क्या देख रहे थे कि ये 8 की जगह 8, क्योंकि 16 की जगह 8, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को मिलाते तब हमारा एटॉमिक मास बनता है। तो सिंपली उन्होंने ये समझा और ये उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके अलावा भी एक कोई सा यहाँ पे पार्टिकल है। तो उसी चीज़ को कौन लेके आया, चैडविक ने यहाँ पर फाइंड किया। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी मैंने नॉलेज देने की कोशिश की, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, मैं क्लास 11 का कोर्स पूरा बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ फ्री में बिल्कुल। आप अपने खुद के नोट्स आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत ही मेहनत करके नोट्स बनते हैं। देखने में थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है। आप वहाँ से समझेंगे और ये भी समझेंगे, बहुत ईजी आपको समझ में आएगा। और ऐसे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए चैनल को। बहुत ही अच्छे से केमिस्ट्री को समझाऊंगा, कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे एटॉमिक थ्योरीज को, ठीक है।